नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। रशिया और यूक्रेन इस टाइम पे काफी बात हो रही है इस पूरे रीजन के बारे में और इस पूरे जंग के बारे में, इस पूरे युद्ध के बारे में, क्योंकि सबको लगता है कि ये चीज एस्केलेट होने वाली है और जिस तरह से रशिया वार्निंग दे रहा है, काफी चीजें हाथ से बाहर जानी शुरू हो चुकी हैं। अभी एक शुरू हुआ था जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलेजिडली, अभी तक कुछ ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, बट अलेजिडली ये परमिशन दी गई थी कि यूक्रेन अपने पास जो अटैकम्स मिसाइल्स हैं या स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हैं, उनको यूज करके रशिया की टेरिटरी के अंदर डीप स्ट्राइक्स कर सकता है। नाउ डीप स्ट्राइक्स का मतलब बड़ा सिंपल है कि भाई रशिया की टेरिटरी के अंदर जाके काफी हद तक, काफी डिस्टेंस पे जाके यूक्रेन ये स्ट्राइक्स कर सकता है। होता क्या है कि देखिए, अभी तक जो वॉर चल रही थी उसके अंदर रशिया के अंदर भी अटैक्स पहले भी हुए हैं। लेकिन रशिया ने इसके बारे में वार्निंग दी है कि अगर ये दोबारा चलेंगे तो फिर इसकी एस्केलेशन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बारी तो एक बड़ा ही क्लियर वार्निंग दी है रशिया के पुतिन की तरफ से कि साहब, अगर ये चलता रहा और ये जो अटैकम्स मिसाइल्स और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स और ये सब चीजें अगर यूज हुई रशिया की टेरिटरी के अंदर, तो उसके उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बल्कि कि न्यूक्लियर हमला यूक्रेन पे करे। नाउ इसके लिए उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन भी थोड़ी सी अपडेट करी। उन्होंने बोला कि साहब, अब से कोई भी अगर ऐसा एक्सिस्टेंशियल थ्रेट आए जहां पर रशिया की सॉवरेनिटी पे उंगली उठाई जाए, मैन्ड या अनमैन्ड, हम लोग ये चीज रिजर्व करते हैं कि भाई हम न्यूक्लियर अटैक उस कंट्री पे कर सके। और यहां पर एक चीज और लिखी गई कि साहब, कहीं पे भी किसी भी देश की तरफ से इसका ओरिजिन हो। ओरिजिन अब दो तरह से देख सकते हैं, या तो उसका फायरिंग वहां से हो या फिर उस मिसाइल का ओरिजिन इटसेल्फ किसी और देश की तरफ से हो, तो वो देश भी लायबल बनता है और वो देश भी फोकस बन जाएगा और टारगेट बन जाएगा रशिया के वापस रिटेलिएशन के ऊपर। अभी हुआ क्या, ये सब सुन सुना के कल परसों में यूक्रेन ने फायर कर दी अपनी एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल, 5-6 फायर करी ब्रियांस्क रीजन पे, एक मिलिट्री टारगेट अलेजिडली के ऊपर। उसमें से 6 में से 5 तो रशिया ने इंटरसेप्ट कर ली। एक नीचे गिरी, थोड़ी बहुत आग-वाग जली एंड उसको बुझा लिया गया। रशिया की तरफ से गुस्से का इज़हार किया गया कि भाई साहब, ये चीज़ ठीक नहीं है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट रशिया ने एक कल बड़ी ज़बरदस्त सी वार्निंग दी है। ये वार्निंग आई है इन द, काफ़ी लोग बोलते हैं आईसीबीएम है, इट इज़ नॉट एन आईसीबीएम, इट इज़ एन आईआरबीएम। आईसीबीएम होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी रेंज इतनी ज़्यादा 2000 से 3000 किलोमीटर होती है। कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट 10, 12, 15,000 किलोमीटर पे जा सकती हैं। तो एक आईआरबीएम लॉन्च करी गई। काफ़ी इसके ऊपर स्पेकुलेशन बना कि साहब, ये तो न्यूक्लियर टिप मिसाइल हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन जब ये मिसाइल एक्चुअली गिरी, एक चीज़ हमने बड़ी इंटरेस्टिंग नोट करी कि इसके मल्टीपल वॉरहेड्स गिरे आगे। मल्टीपल वॉरहेड्स गिरने का मतलब ये एक एमआईआरवी टेक्नोलॉजी हो सकती है। ऑफ कोर्स मैंने तो क्लोज़ली मॉनिटर नहीं करा है, बट जिस तरह से फोटोग्राफ्स और जिस तरह से वीडियोज़ आ रहे हैं, उससे दिखता है कि एमआईआरवी टाइप टेक्नोलॉजी थी। उसके अंदर कन्वेंशनल वॉरहेड्स डाले हुए थे एंड रशिया ने ये फायर करा है सदर्न अशकत खान रीजन से, जहां पर ये यूक्रेन के एक रीजन के ऊपर आके गिरी। नाउ देखिए, ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक एस्केलेशन है। यहाँ पर ऑफिशियली क्रेमलिन की तरफ से, रशिया की जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया है कि कोई ऐसी मिसाइल का उन्होंने स्ट्राइक करा है। सवाल ये उठता है कि ये जो आईआरबीएम फायर हुई है, ये क्या शो ऑफ फोर्स थी? ये क्या मैसेज देने को एक एक तैयारी कर रहे थे पुतिन साहब? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। देखिए, मल्टीपल वॉरहेड्स का गिरना शोज़ यू कि ये रशिया के पास एक कैपेबिलिटी है जिसको ऑब्वियसली इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और कल पुतिन साहब के स्टेटमेंट के अंदर भी उन्होंने यही चीज़ बोली कि किस तरह का वेपन हमने फायर करा है, इसका कोई भी इंटरसेप्शन करने का कोई तरीका नहीं है और ये अनबीटेबल टाइप वेपन है। इसका अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास इतना आर्सेनल है कि हम और भी ऐसे अटैक्स कर सकते हैं। उन्होंने न्यूक्लियर की तो इतनी बात नहीं करी, लेकिन इसका खतरा तो दिन ब दिन बढ़ा जा रहा है कि भई रशिया कितना टाइम तक अपने आप को रोक पाएगा। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए और ये देखना पड़ेगा। ये जो आईआरबीएम यूज़ हुई है, इट इज़ एन आरएस-26 रुब्जे, ठीक है? आईआरबीएम मॉडल, और कई लोग इसको बोलते हैं कि इसकी टेस्टिंग करी गई यूक्रेन के अंदर। यहाँ पर ज़ेलेंस्की का कि अगर आप स्टेटमेंट देखें कि भाई यू बोलता है कि भाई यूक्रेन हैज़ बिकम अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर रशिया, और जो भी नए-नए हथियार आते हैं रशिया के पास, वो यूक्रेन के पास के ऊपर टेस्ट करता है।
3 साल के वॉर के बाद अगर ज़ेलेंस्की को इतनी अकल नहीं आई है कि वॉर इज़ द बेस्ट टेस्टिंग ग्राउंड फॉर वेपन्स, तो मैं आगे क्या बोलूँ, अब मुझे समझ में नहीं आता। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी वेपन्स ये खुद फायर कर रहा है, रशियन टेरिटरी में छोड़ दीजिए, वॉर में जो फायर करी हैं, फॉर एग्जांपल द जावेलिन मिसाइल्स, फॉर एग्जांपल द ड्रोन्स, फॉर एग्जांपल ये जो टैंक्स जितने फेल हुए हैं, वेस्टर्न टैंक्स दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, ये सारे टेस्टिंग के लिए ही तो थे। एट द एंड ऑफ इट एनी वेपन दैट इज यूज्ड इन अ थिएटर ऑफ वॉर इज अ टेस्ट कि भाई देखें तो सही इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ऑफ कोर्स जब इम्पैक्ट होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है एज पर उसका जो इफेक्ट होता है। तो ये आई मीन ये ज़ेलेंस्की का मेरे हिसाब से कि उसका नट थोड़ा ज़्यादा ढीला हो रखा है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको ये समझ में आना चाहिए कि उसका पूरा कंट्री एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है फॉर वेस्टर्न पावर्स एंड लाइकवाइज़ फॉर रशिया एज़ वेल। बट रशिया की तरफ से ये काफ़ी बड़ा एस्केलेशन है क्योंकि रशिया ने एक कैपेबिलिटी दिखाई है कि साहब अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, ये कैपेबिलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं और इस कैपेबिलिटी को यूज़ ऐसी जगह पे कर सकते हैं और इस तरह कर सकते हैं, इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द रेस्ट ऑफ यू। और यहाँ पर रशिया ने थ्रेट भी दे रखा है यूरोपियन नेशंस को भी कि साहब ये जो आप सप्लाई-वप्लाई कर रहे हो ये बंद कर दो, नहीं तो आप भी एक लेजिटिमेट थ्रेट बनोगे, उसके बाद बोलना मत अगर रशिया ने आपके ऊपर हिट मारा है। अब देखिए रशिया की तरफ से जैसे मैंने आपको बताया कोई कमेंट्री आ नहीं रही है ऑफिशियली, लेकिन पुतिन ने एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया है कि भई हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं, जिनका कोई भी काउंटर नहीं है और इनको हम आगे जाके और भी यूज़ करेंगे। देखिए यार, आप देखिए 3 साल हो चुके हैं इस वॉर को, ठीक है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर डाउन, हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल आर डेड, बट गहरे राज्य की तरफ से जो नेटो को पुश फॉरवर्ड किया जा रहा है कि नहीं-नहीं आप करिए, आप लड़िए, आप लड़िए, आप लड़िए। यहाँ पर यूक्रेन की जो हालत कर रखी है इन लोगों ने लड़-लड़ के, इसकी तो सबको पता ही है कि 1 मिलियन से लोग ज़्यादा वहाँ पर ऑलरेडी मर चुके हैं। यहाँ पर ये जो वॉर लाइक सिचुएशन जो ऑल आउट वॉर लाइक सिचुएशन आ रही है, उससे क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया को इम्पैक्ट चल रहा है। तीसरा चीज़ आपको ये दिखता है कि फ्रैगमेंटेशन जो है यूरोप के अंदर वो भी शुरू हो चुकी है। कई नेटो कंट्रीज़ तो पूरे एकदम तलवार निकाल के खड़ी हुई हैं और ज़्यादातर लीडरशिप लोगों को तो कोई मेरे को दिखता नहीं है शौक लड़ने का। लेकिन कई नेटो कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो बैक ऑफ कर रही हैं, बोल रही हैं कि ये चीज़ हम नहीं करना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल इटली, फॉर एग्ज़ाम्पल हंगरी, क्योंकि ये लोग और इस टाइम पे टर्की से बाय द वे कोई भी स्टेटमेंट इस चीज़ के बारे में नहीं आया है। सो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा सिनेरियो है और यहाँ पर नेटो का जो अपना अस्तित्व है उसके ऊपर सवाल बड़े सारे उठने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि क्या नेटो अपने अगर कुछ रशिया ऐसा कुछ स्टेप लेता है, क्या यूक्रेन के लिए नेटो युद्ध के मैदान पे उतरेगा कि नहीं उतरेगा? अगर उतरना होता तो अभी तक उतर जाता। ऑब्वियसली नेटो के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रशिया के साथ ऑल आउट वॉर में जाए एंड पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज़ करे। यूएस एम्बेसी की तरफ से देखें कि यूएस एम्बेसी ने कल परसों में अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी और बोला था 20 तारीख को वहाँ पे बड़ा एक अटैक होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। सब कुछ कर कुरा के उसके बाद 1 दिन के बाद उन्होंने कल शाम को वापस अपनी एम्बेसी खोल दी। अब देखिए ये जो पूरा ये नैरेटिव चला रहे हैं कि भाई रशिया एक अग्रेसर है, रशिया एक ये है, लेकिन अग्रेसिव बिहेवियर तो इस टाइम पे गहरे राज्य की टट्टुओं की तरफ से आ रहा है कि भाई जाते-जाते जो लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है वो दुनिया को इतना कचरे में डाल दे कि निकलना मुश्किल हो जाए। अब कल रात को ये अटैक होने के बाद कल रात को फिर से यूक्रेन ने फायर करी चीज़ें, ठीक है? क्रास्नोदार रीजन के अंदर बड़े-बड़े एक्सप्लोजन हुए रशिया के अंदर और रशिया की तरफ से कहा जाता है, अभी तक कुछ कन्फर्मेशन आया नहीं है, कि काफ़ी बड़ी एक स्ट्राइक की प्रिपरेशन की जा रही है और ये स्ट्राइक कैसी होगी अभी किसी को नहीं पता। यहाँ पर डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि साहब रशिया ने ये मिसाइल फाइल फायर करी है, आईआरबीएम टाइप मिसाइल है, एक्सपेरिमेंटल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और हमको रशिया ने कुछ घंटों पहले बताया था कि हम ऐसा कुछ फायर कर रहे हैं, इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अब देखिए दैट जस्ट मीन्स दैट रशिया इज़ बीइंग केयरफुल कि भई कहीं कहीं ये ऐसी कोई मिसाइल लॉन्च वॉन्च हो जाए और अमेरिका को लगे कि भई ये तो एकदम न्यूक्लियर अटैक हो गया और उसके ऊपर रिटेलिएशन आ जाए। रिटेलिएशन अगर एक बारी फायर होगी तो उसके बाद पूरी दुनिया खराब हो जाएगी। रशिया को ये चीज़ पता है, तो उसने बड़ा क्लियरली इन्फॉर्म करी है। इससे आपको 2-3 चीज़ें दिखती हैं कि भाई पुतिन डज़ नॉट वांट टू टेक द बेट। ठीक है? पुतिन को पुश किया जा रहा है कि इस बारी किसी न किसी तरह से वो कुछ एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्स दे ताकि उसको एक आइसोलेट किया जाए। जाते-जाते यही करना चाहते हैं वो। उनको एक आइसोलेट किया जाए ताकि पूरी दुनिया से वो साइड हो जाएँ, आइसोलेट किया जाए, उसके बाद यूएस का जो एक पूरा नज़रिया है कि रशिया को तोड़-फोड़ के बराबर किया जाए, उसकी तरफ यूएस अपना आराम से आगे बढ़ सकता है। लेकिन द शेयर फैक्टर दैट रशिया इज़ बीइंग अ बिट रिस्पांसिबल, धमकियाँ वो ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन पुतिन अभी तक ट्रैप में अभी तक नहीं गिरा है।
देखिए यार, ये जोक्स तो बहुत लोग मानते हैं, बट दिस इज़ वी आर वेरी क्लोज़ टू अ वेरी, वेरी लार्ज कॉन्फ्लिक्ट इन दिस एरिया एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जब होती थी, तो सारी दुनिया रुक के देखती थी। लेकिन आज बिकॉज़ इतना प्रोपेगेंडा फैला हुआ है, लोगों को इसका इम्पैक्ट नहीं पता चल रहा और सब लोग अपने ही इनके अंदर इतने बिज़ी हैं कि पता नहीं क्या अभी किस तरह सिचुएशन को एनालाइज़ करें, कई लोग तो देखते भी नहीं हैं। अब देखिए रशिया के पास 3-4 ऑप्शंस हैं, या तो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ करे या इसी तरह से हार्ड स्ट्राइक्स करता रहे यूक्रेन के ऊपर, या फिर एक कोई डिस्प्ले करे कि साहब ऐसा मैं करने वाला हूँ। ये भी हो सकता है। देखिए, ये होता है एस्केलेटरी लैडर को धीरे-धीरे करके ऊपर जाना। नाउ कितना पुतिन इसको ऊपर लेके जाना चाहेगा अगले 50 दिन के अंदर जब तक ट्रम्प वापस नहीं आता, इसके बारे में थोड़ा-सा अभी किसी को पता नहीं है। बट आई थिंक यूक्रेन अगर ये अटैक्स सिर्फ मिलिट्री एरियाज़ पे मेंटेन करेगा और ज़्यादा नहीं करेगा, आई थिंक रशिया विल जस्ट काइंड ऑफ रिमेन क्वाइट। बट मेरे हिसाब से जिस तरह के मैवरिक इनके लीडर हैं ज़ेलेंस्की साहब, ये बेवकूफ़ी करेंगे एंड सम सॉर्ट ऑफ एन एस्केलेशन विल हैपन। आई डोंट नो इट विल बी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल, बट ऐसा ज़रूर दिखता है कि रशिया की तरफ से जो ग्राउंड ऑफेंसिव है उसको पूरी तरह से आगे किया जाएगा और एक ज़बरदस्त मात दी जाएगी ग्राउंड ऑफेंसिव में यूक्रेनियंस को। हैविंग सेड दैट एक और चीज़ हो सकती है कि साहब यूक्रेन ने कोई ऐसी मिसाइल-विसाइल फायर कर दी और वहाँ पर लोग मर गए। काफ़ी भारी क्वांटिटी में रशिया में लोग मर गए। लोग पुतिन को एक डिक्टेटर मानते हैं और बोलते हैं भई जो वो चाहेगा रशिया के अंदर होता है। लेकिन एक चीज़ याद करिएगा, जब लोग मरते हैं ना तो डिक्टेटर की भी अपनी टाँगें कट जाती हैं एंड उसके उसके ऊपर जब पब्लिक प्रेशर आना शुरू हो जाता है, ही कांट डू मच। और इसका सबसे क्लियर एग्ज़ाम्पल था कोविड के टाइम पे जब लोगों ने चाइना में ज़मीन पे उतर के प्रोटेस्ट करे, तो शी जिनपिंग को जितनी भी कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटानी पड़ी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर दैट चाइना इज़ सच अ हार्ड कंट्री और किसी को भी वहाँ पर प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें करने की ऑफ़िशियली इजाज़त नहीं है। तो देखिए डिक्टेटर्स का भी अपनी कुर्सी बचाने का एक गेम होता है। आई डोंट थिंक पुतिन इज़ अ कंप्लीट डिक्टेटर, ऑल्दो एक स्ट्रॉन्ग मैन है वहाँ पर। बट कितने टाइम तक इसको वो ब्रश ऑफ करेंगे, ये तो टाइम ही बताएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर रशिया में मैसिव डैमेज या मैसिव लॉस ऑफ लाइफ होता है, देन ही माइट हैव टू रिएक्ट नो मैटर हाउ मच ही मे ट्रस्ट ट्रम्प। कि साहब ट्रम्प आएगा तो सब हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये ट्रस्ट तो पुतिन के पास जितना मर्ज़ी हो, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर रशिया फँस जाता है, देन ही विल हैव टू टेक अ डिसीजन। एंड ये एक सिचुएशन से मेरे को थोड़ा-सा अजीब लगता है बिकॉज़ इफ दिस एक्चुअली टेक्स प्लेस, देन द गेम लेडीज़ एंड जेंटलमैन इज़ प्रीटी मच ओवर। देखना पड़ेगा आगे जाके होता है क्या, बिकॉज़ कहीं न कहीं ये जिस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ को, वेस्टर्न डिप्लोमैट्स को आई डोंट थिंक दे हैव अ फेंटेस्ट आइडिया ऑफ व्हाट दे आर प्लेइंग विद। न्यूक्लियर वेपन्स तो ये ऐसे बात करते हैं जैसे पटाखे दिवाली के पटाखे बज रहे हों, लेकिन ऑल्दो दिस विल एक्चुअली एस्केलेट रियली, रियली फास्ट, इसका इनके पास कोई भी इंटिमेशन नहीं है। मेरे हिसाब से बैकडोर डिप्लोमेसी करके कहीं कहीं पे भी करके इस चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाहिए, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए एंड आई थिंक कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड लाइक इंडिया एंड बैलेंस्ड कंट्रीज़ जो हैं, इनको अपनी आवाज़ अभी उठानी पड़ेगी कि यार प्लीज़ स्टॉप दिस बिकॉज़ यू आर नॉट जस्ट हार्मिंग योरसेल्व्स बट आप पूरी दुनिया को हार्म कर रहे हो ये सब चीज़ें करके। इसी बात पे ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज आपके साथ दोपहर में मैं मिलूँगा, आज आपका दिन मेरे साथ ही बीतेगा, जब मैं आपसे मिलूँगा गयाना के विज़िट के बारे में। मोदी साहब के साथ क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर हुई हैं एंड किस तरह से ये विज़िट आगे गया है, हाउ इज़ इट सो इम्पोर्टेंट एंड ऑफ कोर्स रात को हमारा फ्राइडे नाइट स्पेशल क्रैकडाउन का एपिसोड चलेगा। कल इलेक्शन डे है, तो कल दिन में हम लोग बात करेंगे जनरल नारायण से और रात को हम बात करेंगे अभिषेक तिवारी जी से। कल रात को नहीं, संडे दोपहर में हम बात करेंगे अभिषेक तिवारी जी से, जब हम उनके साथ इलेक्शन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। तब तक एक और आपके पास अपडेट आएगा थोड़ी देर में, उसको भी ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।